नमस्कार बच्चों, मैं सुनील आचार्य एके कैंपस के संस्कृत के बीएसटीसी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे कि जो बीएसटीसी की जो संस्कृत क्लास होती है उसमें जो संस्कृत का सिलेबस होता है वह हमारे लिए क्या क्या तय किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे यहाँ हटाए और जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बीएसटीसी के लिए जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर आपको 11 टॉपिक्स दिए गए हैं। उन 11 टॉपिक्स में भी जो सारे टॉपिक्स हैं वह है व्याकरण के, और व्याकरण जो अपन पढ़ते हैं और व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है वर्ण। सबसे प्रथम नंबर पर दे रखे वर्ण, जिसको वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नंबर पर है अपने माहेश्वर सूत्र, जिसको माहेश्वर सूत्राणी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 होता है अपने पास में उच्चारण स्तन, जिसको उच्चारण स्तनानी के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 है अपने पास में शब्द रूप, जिसको शब्द रूपाणी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 है अपने पास में धातु रूप, जिसको धातु रूपाणी के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 होता है उपसर्ग। नंबर 7 होता है प्रत्यय। नंबर 8 होता है संधि। नंबर 9 पे लिया गया है जो अपना फिक्स सिलेबस के अनुसार है वह है समास। 10वें नंबर पे आपका है लिंग वचन और 11वां है अपना विभक्तियाँ। तो यह अपने बीएसटीसी का जो संस्कृत पाठ्यक्रम है वह इस प्रकार से किया गया है, जो 11 टॉपिकों में विभक्त किया गया है। तो 11 टॉपिक्सों में आप कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आप इस चीज़ का अध्ययन कर ही चुके हो, और 10वीं में तो खासकर आपने ये सारे ही पढ़े होंगे। तो सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि वर्ण विचार होते क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारा जो प्रथम प्रकरण है वह है वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? वर्ण विचार को पढ़ते समय हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि वर्ण होते क्या हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ इधर देखना, आपको परिभाषा की ओर है। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जो सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होती है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जो सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होती है। अतः वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा रहा हूँ। वर्ण वह मूल ध्वनि है जो सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होती है, अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई या खंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ ध्यान देना है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के समूह होते हैं, स्वर अर्थात जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उनको जो मिलाया जाता है वह वर्णमाला कहलाता है। अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वहाँ पूछ लिया जाता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न बन के आ जाता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न अपने पास में बन सकता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, अर्थात 46 होती है। नंबर 3 है अपना कि वर्ण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि वर्ण सामान्यतः कति प्रकार भवन्ति, वर्ण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको वहाँ द्विधा प्रकार भवन्ति, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ आपको ये दे सकता है कि अच वर्ण और हल वर्ण। अच वर्ण को अपन हिंदी में स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं, और जो अपना हल वर्ण होता है उसको हिंदी में व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। किसकी? स्वर वर्ण की। तो नंबर अपना 1 होगा क्या? स्वर वर्ण। तो अब हम बात करते हैं, नंबर 1 है अपना स्वर वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय
अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, आगे संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। जबकि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। तो वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि संस्कृत में स्वर वर्णों की अर्थात अच वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 13 होती है। एक प्रश्न निकल के आ गया। सेकंड पूछा जा सकता है कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? अब स्वर वर्ण के भेद है वो अपन को पता होना चाहिए, कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर वर्ण। नंबर दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर वर्ण। और नंबर तीसरा होता है प्लुत या मिश्रित स्वर वर्ण, जिसको प्लुत स्वर वर्ण भी कहते हैं और मिश्रित स्वर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि जो अपने स्वर वर्ण के भेद होते कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में 3 होते हैं। सबसे पहला अपना मैंने बताया आपको ह्रस्व स्वर वर्ण होता है। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर वर्ण। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय कम से कम समय लगता हो। कैसा समय लगता हो? कम से कम समय लगता हो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय कम से कम समय लगता हो ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। प्रश्न बन के आ सकता है कि ह्रस्व स्वर वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो वहाँ आपको बताना होगा 5 होती है। कितनी होती है? 5। वहाँ ऑप्शन में 5, 7, 3 ऐसे दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व जो स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर वर्ण होते कौन से हैं, ये भी याद रखने योग्य बात है। तो सबसे पहला अपना जो छोटे वर्ण होते हैं अर्थात ए है, ई है, ऊ है, री है, लिरी है, ये सारे कैसे हैं? छोटे वर्ण हैं। कैसे हैं? छोटे वर्ण हैं। एक बार फिर से ध्यान रख लेना। प्रश्न पहला बन के आ सकता है कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। एक प्रश्न निकल आया। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो स्वर वर्ण हैं उनके भेद कितने होते हैं? तो आपको वहाँ बताने हैं कि स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं वे कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में अपने पास में चौथा प्रश्न बन के आता है कि जो अपना ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है? तो वहाँ आपको बताना होगा कि 5 होती है। कितनी होती है? 5। अब आपको जो ह्रस्व वर्ण है वह आपको ध्यान रखने होंगे कि जो सबसे छोटे वर्ण होते हैं वह ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं। जैसे ए है, ई है, ऊ है, री है और लिरी है। ठीक है ना? तो यह आपको विशेष करके ध्यान रखने। तो उसके बाद हम दूसरा है अपना दीर्घ स्वर वर्ण। क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण की सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय ह्रस्व स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। या फिर ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर वर्ण से दुगना समय लगता है। दुगुना और अपन कह सकते हैं या अधिक समय लगता है। लगता है दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए एक बार ध्यान देने इधर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय ह्रस्व स्वर वर्ण से दुगना या अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। तब आपको पहला जो पॉइंट है, प्रश्न बन के आता है कि दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना होगा कि 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। प्रश्न 1 बन के आ गया कि दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा है ह्रस्व स्वर वर्ण, वहाँ पे पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 5 होती है। इन सबका क्रम आपको ध्यान रखना होगा, सबकी संख्या आपको यहाँ निश्चित की गई है। उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर वर्ण होते कौन से हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर वर्ण में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटे वर्ण होते हैं वही ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं। अब बात हो रही है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ उनसे बड़े हो जाएंगे। जैसे ए का क्या होगा? यहाँ आ हो जाएगा। वहाँ छोटी ई थी तो यहाँ बड़ी ई हो जाएगा। वहाँ छोटा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। वहाँ री छोटी थी तो यहाँ बड़ी हो जाएगी। तो आ बड़ी ई, ऊ भी कैसा होगा? बड़ा होगा। और री भी कैसी होगी? बड़ी होगी। उसके बाद में यहाँ 2 प्रश्न बन के आ गया। वहाँ ऑप्शन दे देता है कि जो आ है ये कैसा वर्ण है, तो आपको बताना होगा कि दीर्घ स्वर वर्ण है। कैसा है? दीर्घ स्वर वर्ण है। उठा लिया यहाँ से अपन ने ऊ को ले लिया, ऊ को पूछ लिया गया कि यहाँ जो ऊ है ये कैसा वर्ण है। वहाँ आपको ऑप्शन में देगा मिश्रित स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भी दे सकता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो वहाँ आपको क्या बताना होगा? दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर वर्ण। बात करते हैं नंबर 3 की। अपन जो है अपने पास में पलुत, जिसको अपन मिश्रित स्वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो यहां ध्यान देना, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व में दीर्घ स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। दीर्घ स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। क्या कहलाते हैं? मिश्रित स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए एक बार फिर से देखना, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय ह्रस्व व दीर्घ स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, क्या कहलाते हैं? मिश्रित या पलुत स्वर वर्ण कहलाते हैं। मिश्रित या पलुत स्वर वर्ण कहलाते हैं। वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि ह्रस्व व दीर्घ स्वर वर्णों की सहायता किसमें ली जाती है, तो आपको बताना होगा मिश्रित स्वर वर्णों में उसकी सहायता ली जाती है। यह
तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मिश्रित स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी होती है। उससे पहले अपन ने पढ़ा है यहाँ आगे कि दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जब अपन कौन से पढ़ रहे हैं अपन इस टाइम, मिश्रित स्वर वर्ण को, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि मिश्रित स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। मिश्रित स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब होती कौन कौन सी है यह भी अपन को मालूम होना चाहिए। जैसे ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। अर्थात मिश्रित स्वर वर्ण कौन से होते हैं, ए, आई, ओ, औ। एक बार में फिर से ऊपर से देखना कि जो दीर्घ स्वर वर्ण है उनकी संख्या होती है 4 और मिश्रित स्वर वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 4। और इससे पहले अपन जो प्रथम नंबर पर अर्थात पहले नंबर पर जो पढ़ा है वह था ह्रस्व स्वर वर्ण। क्या था, ह्रस्व स्वर वर्ण। तो यहाँ ध्यान देना, इधर देखिए ह्रस्व स्वर वर्ण इनकी संख्या होती है 5। दीर्घ स्वर वर्ण इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद नंबर 3 था अपना मिश्रित, जिनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होती है 4 और मिश्रित स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 13 और स्वर वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 13। अर्थात स्वर वर्ण हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद में हम जो हमारा दूसरा नंबर है, स्वर वर्ण खत्म होते ही उसके बाद में अपना दूसरा पार्ट आता है व्यंजन वर्ण। अपन बात करेंगे अब नंबर 2, हल व्यंजन वर्ण। हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण। हल वर्ण संस्कृत में कहते हैं हल वर्ण और हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण। इससे पहले अपन ने पढ़ा है स्वर वर्ण, जिसको अचवर्ण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अचवर्ण के नाम से। तो अपना दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसकी अपने पास में परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं या हल वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में है अपना कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, अर्थात 33 होती है। कितनी होती है, 33 अर्थात 33 होती है। तो वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी होगी, अर्थात 33 होती है। उसके बाद में है कि व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इससे पहले अपन ने पढ़ा है स्वर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या पढ़ा है, स्वर वर्ण, जिसके भेद कितने थे, 3 होते थे। अब बात हो रही कि व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला होता अपने पास में स्पर्श व्यंजन वर्ण, के कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। नंबर दूसरा होता है अंतःस्थः व्यंजन वर्ण। कौन सा होता है, अंतःस्थः व्यंजन वर्ण, जिसको अल्प प्राण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 है उस व्यंजन वर्ण, जिसको संघर्षी व्यंजन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संघर्षी व्यंजन वर्ण। तो एक बार फिर से देखिए, पहला होता है अपने पास में स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थः व्यंजन वर्ण और नंबर तीसरा है उसमें व्यंजन वर्ण। तो अपन नंबर 1 अर्थात प्रथम की बात करते हैं, वह अपने पास में स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। नंबर 1 है अपने पास में स्पर्श व्यंजन वर्ण, अर्थात
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ वे नासिका की सहायता ली जाती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय जीभ कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ वे नासिका की सहायता ली जाती है, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना आपको कि जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? अर्थात पंचविंशति अर्थात 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या पंचविंशति होती है। तो वहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 25 होती है। अब ये प्रश्न नहीं पूछकर दूसरा प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों में से कोई भी वहाँ एक वर्ण दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन से वर्ण का है, तो वह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते कौन से वे देखना। सबसे पहले होता है अपने पास में क वर्ग। ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखना है, एक तो होता है वर्ण, एक होता है वर्ग। वर्ग के अंतर पंचम वर्ण आते हैं और वर्ण केवल अकेला होता है। जैसे ख है तो ये अपने पास में वर्ग ना होकर क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। जबकि इन पंचम वर्णों को मिलाकर जो समूह बनता है उसको अपन वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे के, खे, गे, घे और अंगे। के, खे, गे, अंगे। उसके बाद अपना नंबर आता है दूसरा छ वर्ग, जिसके अंदर छ, छे, जे, झे, णे। चे, छे, जे, झे, णे। उसके बाद है अपना तीसरा टे वर्ग, जिसके अंदर टे, ठे, डे, ढे, णे। उसके बाद अपना है ते वर्ग, जिसके अंदर आता है ते, थे, दे, धे, ने। और पांचवा जो वर्ग होगा वह है अपने पास में पे वर्ग, जिसके अंदर जो वर्ण होते हैं वो होता है पे, फे, बे, भे, में। एक बार फिर से देखना यहाँ पर के वर्ग, जिसके अंदर पंचम वर्ण होते हैं के, खे, गे, घे, णे। उसके बाद नंबर दूसरा अपने पास में चे वर्ग है, जिसके अंदर जो वर्ण होते हैं च,
चे, छे, जे, झे, णे। नंबर तीसरा है टे वर्ग, जिसके अंदर वर्ण होते हैं टे, ठे, डे, ढे, णे। उसके बाद ते वर्ग, जिसके अंदर जो पंचम वर्ण होते हैं वो होते हैं ते, थे, दे, धे, ने। उसके बाद है अपना पांचवा है जो पे वर्ग है, जिसके अंदर होता है पे, फे, बे, भे, में। अब इसकी परिभाषा जो मैंने आपको लिखवाई थी कि जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो वहाँ हमें जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ व नासिका अर्थात नाक की सहायता ली जाती है। जब भी हम के वर्ग को बोलते हैं तो जो के वर्ग है वो पूरा ही कंठ के द्वारा बोलता है, जैसे के, खे, गे, घे, ने। और चे वर्ग है, इसको बोलते समय जिसका सूत्र होता है इचो से नाम तालु, अर्थात जब भी हम चे वर्ग को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वह तालुआ को टच करती हुई चलती है। उसके बाद टे वर्ग, जिसका सूत्र होता है रेटुर्षणाम मूर्धा। जब भी हम टे वर्ग को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वह मूर्धा अर्थात मसूड़ों को टच करती हुई चलती है, जैसे टे, ठे, डे, ढे, णे। उसके बाद है ते वर्ग, जिसका सूत्र होता है अपन के पास में लैतुल सनाम दंता, लैतुल सनाम दंता। जब भी हम ते वर्ग को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वह दांतों को टच करती हुई चलती है, अर्थात दांतों को स्पर्श करती है, अर्थात ते, थे, दे, धे, ने। उसी तरह से अपना जो पांचों वर्ग है वह है पे वर्ग। जब भी हम पे वर्ग को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो ओष्ठ, जिसका अर्थ होता है होठों को टच करती हुई चलती है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है उपाद्यमानम ओष्ठव, उपाद्यमानम ओष्ठव। अर्थात जब भी हम पे वर्ग को बोलते हैं तो जो हमारी होठ होते हैं वे आपस में स्पर्श करते हैं, अर्थात आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे बोल के देख सकते हैं हम, जैसे पे, फे, बे, भे, में। तो आपको वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पंचविंशति, ऐसे षड्विंशति, अष्टविंशति, एकोननवति इस तरह से दे सकता है। तो वहाँ आपको क्या बताना है, पंचविंशति, या फिर इस तरह से अंकों में भी दे सकता है 25, 28, 27, 24। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। या फिर वहाँ सेकंड क्वेश्चन बन के आता है तो वहाँ 6 को दे दिया और पूछ लिया कि 6 वर्ण से उच्चारण स्थान के भवती, तो आपको बताना होगा 6। तो उसके बाद हम आगे नंबर 2 बात करते हैं अंतस्थे व्यंजन वर्ण। तो हमारा दूसरा नंबर है अंतस्थे व्यंजन वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जहाँ इक वर्णों का यण आदेश होता है। ऐसे वर्ण जहाँ इक वर्णों का यण आदेश होता है अंतस्थे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जिनको अल्प प्राण के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं ये अंतस्थे व्यंजन वर्ण को किस नाम से जानते हैं, तो उसको अल्प प्राण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखना यहाँ पे ऐसे वर्ण जहाँ इक वर्णों का यण आदेश होता है। अंतस्थे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जहाँ इक वर्णों का यण आदेश होता है अंतस्थे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं या अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अंतस्थे व्यंजन वर्णों की संख्या अंतस्थ है व्यंजन वर्णों की संख्या
4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। प्रश्न बन के आ सकता है कि जो अंतःस्थीय व्यंजन वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंतःस्थीय व्यंजन वर्ण हैं वे 4 होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आता है ये, वे, रे और ले। ये चारों ही क्या हैं? अंतःस्थीय व्यंजन वर्ण हैं। क्या है? अंतःस्थीय व्यंजन वर्ण। वहाँ जैसे अपन को एग्जाम में दे दी गया वे और पूछ लिया कि यह कौन से वर्ण का है, तो आपको क्या बताना है? यह अंतःस्थीय व्यंजन वर्ण का है। उसके बाद अपना नंबर 3 होता है जो सबसे लास्ट में आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। जिसको संघर्षी व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है या घोष व्यंजन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है या उसको महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा मुख में ही विद्यमान होती है, अर्थात मुख के अंदर ही होती है, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा मुख के अंदर ही विद्यमान होती है। ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है तो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए एक बार फिर से, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, या गर्म हवा निकलती है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो वहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि मुख से गर्म हवा किस में निकलती है? तो वहाँ ऊष्म व्यंजन वर्ण में निकलती है। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। वे होते हैं से, है, से है, अर्थात इनको सकार वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सबसे फर्स्ट इसका जो पार्ट था स्पर्श व्यंजन वर्ण,
स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतःस्थेय व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कुल मिला के 25 और 4 हो जाते हैं 29 है। उसके बाद नंबर तीसरा है उस व्यंजन वर्ण, और उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। 29 और 4 33। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वह भी कितनी होती है? 33। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण से संख्या कति भवन्ति। तो प्रश्न अपने पास में यहाँ अपन ने एक प्रश्न बना लिया है, जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण से संख्या कति भवन्ति, अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन में लिखे हैं 24 है, बे के अंदर 27 है, से के अंदर 25 है और दे के अंदर 26 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको से है, तो वहाँ आपको से भर देना है। तो इसी तरह से आपके वहाँ जो प्रश्न होंगे सारे इसी तरह से पुट होके आएंगे, अर्थात सारे प्रश्न इसी तरह से होंगे। तो छात्रों, आज हमने जो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कल देखेंगे माहेश्वर सूत्रों का। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो होगा माहेश्वर सूत्र। और यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो एक बार फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखें।